प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आज हम करेंगे कि गर्म किए जाने पर कैसे वायु प्रसारित होती है, यानी कि फैलती है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने चित्र 8.6 देखना है। 8.6 चित्र में एक 3 बीकर लिए गए हैं और इसी में 3 ही प्रखनलियाँ ली गई हैं। प्रत्येक प्रखनली के मुंह पर एक गुब्बारा बांधा गया है। ठीक है, और एक जो बीकर है उसमें गर्म पानी है, दूसरे बीकर में थोड़ा ठंडा पानी है और तीसरे बीकर में जो है वो सामान्य पानी है। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 प्रकार का पानी हमें लेना है। तो एक में थोड़ा ठंडा ज़्यादा लेना है, एक में सामान्य ताप का लेना है और एक में गर्म लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने 2, 3, 4, 5 मिनट के बाद आपने अपना देखना है एक्सपेरिमेंट, तो देखिए हम क्या मिलता है हमें। जिसमें हमारा बर्फ़ वाले ठंडे जल में पानी है, उसमें हमारा जो गुब्बारा है वह प्रखनली के अंतर की ओर जाता है। ठीक है, और जो गर्म पानी वाली जो प्रखनली है, टेस्ट ट्यूब है, उसके मुंह पर जो गुब्बारा बंधा है वो फैल जाता है हल्का सा। ठीक है, जबकि जो सामान्य ताप वाली या फिर कथ नली हम जिसे बोलते हैं, सामान्य ताप है जिसमें उसका जो गुब्बारा है वो ना फैलता है और ना ही वह सिकुड़ता है। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा कि ठंडे पानी वाली जो प्रखनली थी, कथ नली थी, उसमें क्या होता है, पानी इसके अंदर ना वायु जाती है। ठीक है, गर्म पानी डूबने से गर्म वायु प्रखनली के अंदर होती है, या फिर प्रखनली नहीं, हम कथ नली बोलेंगे, कथ नली होती है, दोनों मुँह से तरफ से खुला मुँह होता है उसका। ठीक है, तो गर्म वायु जाएगी इसके अंदर, जो कि गर्म पानी रखी हुई है, ठंडे पानी रखी है, ठंडा पानी ठंडी हवा जाएगी, और सामान्य ताप वाले पानी रखी हुई है तो सामान्य ताप जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सामान्य ताप वाली वायु जाएगी। तो गर्म पानी में डूबी हुई जो कथ नली है वह गर्म होकर फैलती है, वायु हल्की होकर गर्म होकर फैलती है और वह गुब्बारे को फुला देती है। जबकि ठंडा पानी जो है उसमें कथ नली में वह वायु ठंडी होकर सिकुड़ती है और साथ में गुब्बारे को भी समेट लेती है। जबकि सामान्य ताप वाला जो पानी है उसमें ना गुब्बारा फूलता है और ना ही सिकुड़ता है। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए, हम आगे पढ़ते हैं। चित्र 8.6 में क्रियाकलाप 8.6 में हमने क्या करना है, 2 समान आमाप कागज़ की खाली थैलियाँ बनाने कागज़ की। ठीक है, उनको ना एक धागे से बांध देंगे और एक डंडी से उसको बांध देंगे, इस प्रकार से सेट कर देंगे, चित्र 8.7 में दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर उसको गरम करेंगे, एक को नीचे मोमबत्ती लगाकर। ठीक है, मोमबत्ती ध्यान से लगानी है, कहीं थैली जल ना जाए। तो अब क्या देखेंगे कि जो थैली है वह गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, थैली के नीचे की वायु क्या है, मोमबत्ती के ऊपर ये थैली के नीचे की वायु गर्म हो जाएगी और फैलेगी, और इस फैलने के कारण क्योंकि हल्की खाली थैली थी तो वह वायु से के द्वारा ऊपर उठा दी गई। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, वह अधिक स्थान गिरती है। जब कोई भी वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। ठीक है, इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। ठीक है ना, धुआं ऊपर उठता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है, फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। आसपास की ठंडी वायु उस स्थान पर आ जाती है, इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि हम लेसन 4 में पढ़कर आए हैं। ठीक है, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण बनती हैं। ठीक है ना, पवन धाराएं, पृथ्वी कहीं पर ज़्यादा गर्म है तो वहाँ की वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, आसपास की ठंडी वायु आएगी, और वायु जो चलती है उसे हम पवन धारा बोलते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी ही स्थितियों का विवरण दे रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर से
दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। देखिए चित्र में दिखा रखे ना, देखो जो बीच में लाइन है उसके आसपास दिख रही हैं जो लाल रेखाएं हैं वो ऊपर उठ रही हैं, ठीक है ना, वायु गर्म होकर ऊपर की ओर दिखा रखा निशान उनका, और ऊपर जो लाल रेखाएं हैं, लाल तीर के निशान हैं, वो नीचे आ रही है वायु। पृथ्वी पर असमान तापन के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र की वायु से अधिक ठंडी होती है, ठीक है। ध्रुवों पर जो वायु होती है ना, देखिए यहाँ पर जो वायु है, ध्रुवों के ऊपर जो वायु है वो क्या है, ठंडी है ना, बीच में थोड़ी सी गर्म है और नीचे और भी ज़्यादा गर्म है, ठीक है। 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस पर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसे चित्र 8.8 में दिखाया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि देखिए पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी घूर्णन के कारण होता रहता है, ठीक है ना। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। ग्रीष्मकाल में अध्याय 4 में हम पढ़कर आए हैं समुद्र समीर और थल समीर। ग्रीष्मकाल में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप, थल यानी कि धरती का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है, ठीक है ना। मानसूनी पवन कौन सी है, देखिए गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होते हैं और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, ठीक है। यह मानसूनी पवन कहलाती है। आगे देखिए, शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है। क्या कह रहा है ये, देखिए 8.9 में थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में जो राजस्थान का एरिया है वह मरुस्थल एरिया है, उसके असमान तापन से ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पश्चिमी दिशा में मानसून बनता है, ठीक है। ये मानसून अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती है। 8.10 में क्या दिखा रखा है, शीतकाल में सर्दियों में थल और जल के असमान तापन के कारण उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती हैं पवनें, ठीक है। ये शीत पवनें अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है, ठीक है बेटा, क्योंकि ठंडा मौसम है ना, तो वहाँ से ठंड में से आ रही है ये, तो वैसे ये कम जलवाष्प लाएंगे क्योंकि वहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क है और ठंडी है। तो शुष्क होने के कारण जलवाष्प क्या है, अधिकांश बर्फ़ में रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा जलवाष्प उत्तरी एरिया में नहीं होते, ठीक है बेटा। तो आगे देखिए, शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएँ हमारे लिए क्या करती हैं। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है, ठीक है बेटा। इसके आगे से हम फिर पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू।